एम एस एक्सल। दोस्तों, आज हमारा एम एस एक्सल का दूसरा दिन है। जैसा कि कल हमने कुछ बेसिक सीखा था एम एस एक्सल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, जो कि एम एस एक्सल के नाम से प्लेलिस्ट है। आप जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लें। दोस्तों, वीडियो लंबा नहीं करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एम एस एक्सल में नेक्स्ट स्टेप के बारे में। दोस्तों, ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें कि एम एस एक्सल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यानी कि आपको एक्सल में कुछ नहीं आता है, आपको एक्सल का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो ये जो पूरा एक्सेल सीट ओपन दिखाई पड़ी है, इसे हम विंडो बोला जाता है। और इस विंडो में जितना भी ऑप्शन होते हैं उसे हम बारी बारी से समझते हैं। इस विंडो में सबसे ऊपर ये जो दिखाई पड़ रही है सफेद सी पट्टी, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें आपको बुक 1 के नाम से दिखाई पड़ेगा और साथ साथ आपको जिस डॉक्यूमेंट का नाम होगा, जैसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई पड़ रहा है, और जो नाम रहेगा डॉक्यूमेंट का नाम, उस डॉक्यूमेंट के नाम से ओपन दिखाई पड़ेगा आपको। इसी पट्टी में आपको राइट साइड में एक मिनिमाइज का बटन दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो देख रहे हैं आप इसे मिनिमाइज बोलते हैं। और एक साथ में एक मैक्सिमाइज का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं, इसे मैक्सिमाइज बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये क्लोज का ऑप्शन मिलता है, इसे हम क्लोज बोलते हैं, ठीक है। क्लोज पे क्लिक करके आप इसे बंद कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज पे क्लिक करके इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और मिनिमाइज पे क्लिक करके आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी पट्टी के अंदर आप देख सकते हैं, इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार मिलते हैं। और भी कमांड को आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। जैसे सेव का ऑप्शन है, ये सही का ट्रिक लगा है तो इसका मतलब इसमें है, ठीक है। और ये ईमेल का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, स्पेलिंग का ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन है आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। इस पट्टी के ठीक साइड में आपको ऑफिस का बटन मिलता है, ये इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। इस पट्टी के ठीक नीचे इसे रिबन मिलता है, रिबन मिलते हैं, और इस रिबन के अंदर आपको ये ठीक टेक्स्ट दिखाई हुए मिलते हैं। इसको जो है कि टैब बोला जाता है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब। और इन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, देख सकते हैं आप। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप और अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। इंसर्ट पे सेम वैसे ही अलग ग्रुप मिलते हैं, अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे पिक्चर का ऑप्शन है, टेबल का ऑप्शन है। यानी कि यहाँ से लेकर के पाइवट टेबल के लिए से लेकर के और सिंबल तक जितना भी ये ग्रुप खुल रहा है, इसे रिबन बोलते हैं। रिबन के ठीक नीचे फार्मूला बार मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे फार्मूला बार बोलते हैं। इसी के साइड में नेम बॉक्स मिलता है, आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे ये नेम बॉक्स में दिखेगा। इसके अलावा ये जो ABCD ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, इसे कॉलम बोला जाता है। इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 5 6 नीचे तक दिखाई पड़ रही है, इसे रो बोला जाता है। और ये जो हमारा कॉलम है, एक दूसरे को जहाँ काटते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं। और प्रत्येक सेल का एक जो नाम होता है, जो किसी नेम बॉक्स में दिखाई पड़ता है। यहाँ से आपको ये कॉलम, ये रो और ये सेल आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ में ये जो पूरा आपको पेज दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें सेल बने हुए हैं, इसे सीट बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीट 1 पे हमने क्लिक किया है, सीट 1 को ओपन किया है, इसलिए सीट 1 दिखाई पड़ रही है। जैसे ही सीट 2 पे हमने क्लिक किया, ये देख सकते हैं सीट 2 ओपन हुई है। और ये सीट 3 पे जैसे ही क्लिक किया, सीट 3 ओपन हुई है। अगर और भी आपको सीट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक नई इंसर्ट सीट भी कर सकते हैं।
फिर से शीट पे क्लिक करके आप एक नई शीट और इंसर्ट कर सकते हैं। और शीट को डिलीट करने के लिए इस शीट पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे, जिससे ये शीट डिलीट हो जाएंगे। इसी के साथ आपको एक स्क्रॉल बटन मिलते हैं, जिससे स्क्रॉल करके आपको दाएं बाएं जा सकते हैं। एरो के माध्यम से भी जा सकते हैं और यहाँ से माउस से आप एरो यहाँ से स्क्रॉल बटन से जा सकते हैं। स्क्रॉल बटन आपको दो मिलते हैं, एक इस तरह के तरीके से हॉरिजॉन्टल मिलता है और एक इस तरीके से वर्टिकल मिलता है। ऊपर से नीचे जाने के लिए या नीचे से ऊपर जाने के लिए ये वाला स्क्रॉल बार बटन काम करता है, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बोलते हैं। और एक ये हॉरिजॉन्टल में मिलता है, ये दाएं बाएं जाने के लिए काम करता है। स्क्रॉल बटन के नीचे ठीक नीचे स्टेटस बार मिलता है। स्टेटस बार में ही आपको पेज लेआउट ऑप्शन मिलते हैं, इससे नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाई पड़ते हैं। इसी पेज लेआउट में जूम बटन मिल जाते हैं, जिससे आप अपने जूम शीट को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। देख सकते हैं आप। एक्सेल में एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में स्टडी करने गए हो, चाहे आप एग्जाम देने गए हो, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाता है कि जो एक्सेल के सीट होते हैं, ये जो सीट होते हैं, इसमें टोटल रो कितने होते हैं और टोटल कॉलम कितने होते हैं। अगर आप इस जानकारी को खुद प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो है कि ये जो कॉलम दिखाई पड़ रहे हैं और ये जो रो दिखाई पड़ रहे हैं, इसके कोने में आपको देख रहे होंगे एक ऑप्शन मिल रहा है। आपको जस्ट एक बार इस ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करके रखते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर नेम बॉक्स में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे रो की संख्या भी और कॉलम की संख्या भी, जिसमें रो की संख्या बताई गई है 10,48,576 और कॉलम की संख्या बताई गई है 16,384। यानी कि आपको पता चल गया होगा अब कि जो एक्सेल में रो की संख्या होती है वो 10,48,576 होती है। आप देख सकते हैं ऊपर में जो 10,48,576 आर का मतलब रो और इंटू का सिंबल बना है, और साथ साथ 16,384 सी, मतलब सी का मतलब है कॉलम। 16,384 कॉलम होते हैं। अब इस तरीके से आप खुद पता कर सकते हो कि एक्सेल में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। अब सवाल ये भी आता है कि सबसे लास्ट वाली रो में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, और आपको सबसे लास्ट वाली कॉलम में जाना है तो आप कैसे जाएंगे। वैसे जो कीबोर्ड में ये दाएं बाएं अप डाउन का ऑप्शन बने हैं ना, उसके माध्यम से आप जा सकते हो, लेकिन आप एक एक करके जब तक जाओगे काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। इसके लिए आप एक शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ आपको जिधर जाना है, जैसे राइट साइड में जाना है, जैसे कि इधर साइड में जाना है आपको, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाली कॉलम में आप आ जाओगे। देख सकते हो आप इस कॉलम का, आप लास्ट कॉलम का नाम भी देख सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि एक्सेल में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, तो इसका नाम है XFD। देख सकते हो आप ऊपर। अब इसके बाद जो है कि सबसे पहले वाले कॉलम में आना है, तो आपको इसके लिए फिर से एक एक करके आप आ सकते हो, लेकिन इसके माध्यम से बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाले एरो को आप जब बटन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वाले कॉलम में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसी के साथ जो है कि सबसे नीचे आपको लास्ट वाली रो में जाना है, तो इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डाउन बटन के साथ एक बार प्रेस करना है। आप देख सकते हो सबसे आप नीचे वाली रो में आ गए हैं, लास्ट वाली रो में आ गए हैं, आप आ गए हो। और यहाँ पे रो की संख्या भी बताई गई है 10,48,576। इसी के साथ आपको सबसे नीचे वाली लास्ट वाली कॉलम में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की के माध्यम से आप जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं सबसे लास्ट वाली कॉलम में आ गया हूँ और सबसे लास्ट वाली रो में हूँ। इसी के साथ आपको सबसे ऊपर वाली कॉलम में या सबसे ऊपर वाली रो में जाना है, तो इसी के साथ आपको कंट्रोल के साथ ऑफ बटन को
अप एरो बटन का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी वाली हिस्सा में आ गए हैं, और जैसे ही कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाले बटन का यूज करेंगे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं आप। यानी कि आप कंट्रोल के साथ जो कि चारों बटन है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसका यूज करके आप चारों तरफ घूम सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब एक्सेल में काम करते वक्त आपको एक चीज़ और दिखाई देगी, जो कि आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक्सेल की शीट में एक ये सेल जो है कि हाईलाइट हो रही है, और इस सेल का जो नाम है वो नेम बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि कल भी हमने वीडियो में समझा रखा है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, डिटेल्स में बिल्कुल समझा रखा है इसके बारे में। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेल पे मैंने क्लिक किया तो इस सेल का नाम है G7, और इस सेल का पे क्लिक किया तो इस सेल का नाम है C3, जो कि नेम बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो G9 दिखाई पड़ रहा है नेम बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको काम करते वक्त आपको इस सेल से आपको दाहिने साइड में आना है तो आपको टैब बटन का यूज करना है, और इसी के साथ आपको पीछे जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज करना है, जिससे आप पीछे आ सकते हैं। मतलब कि आप टैब बटन दबाओगे तो आप आगे की साइड जाओगे, और शिफ्ट के साथ टैब बटन यूज करोगे तो पीछे की साइड आओगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने डेटा कोई एंट्री यहाँ करके और आगे बढ़ गया है, उसके बाद से ये याद आता है कि पीछे वाले एंट्री में मिस्टेक है, थोड़ी सी कुछ अपडेट करना है, तो शिफ्ट के साथ हम टैब दबाएंगे तो पीछे आ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको नीचे की साइड आना है तो आपको एंटर बटन का यूज करना है, जिससे आप नीचे जाते रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है आपको, जैसे टैब के माध्यम से आप आगे पीछे, एंटर के माध्यम से ऊपर नीचे तो जा ही सकते हो, लेकिन आपको कीबोर्ड के माध्यम से जो एरो का ऑप्शन होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं का, उस एरो से भी आप जा सकते हो। जैसे आपको दाएं जाना है तो दाएं वाला एरो दबाइए, ऊपर जाना है तो ऊपर वाला एरो दबाइए, नीचे आना है तो नीचे वाला एरो दबाइए, बाएं आना है तो बाएं वाला एरो दबाइए। आप इस तरीके से आप केवल कीबोर्ड के माध्यम से ही बिना माउस का यूज किए आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हैं। अब दोस्तों जानेंगे ये जो सेल दिया हुआ है, इस सेल के अंदर डेटा को एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिए एक्सेल जो है कि बहुत ही स्मार्ट है, तो केवल आपको एक्सेल को जो है कि डायरेक्शन देना होता है। जैसा कि हम एग्जांपल देख के आपको समझाते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने 1 टाइप किया, यहाँ पे 2 टाइप किया। अब इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेल को सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही ईजी है। आप इस सेल पे जाइए और माउस के साथ नीचे थोड़ा सा डार्क कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो बिंदु बन रहा है, ये काला सा जो बिंदु बन रहा है, आप देख सकते हैं प्लस का आइकन आ गया है यहाँ पे, जैसे ही माउस का कर्सर ले जा रहे हैं आप। अब इस माउस के बटन के सहारे आप लेफ्ट साइड क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ड्रैग किया, ये एक्सेल समझ चुका है कि आपको 1 में 1 जोड़ करके 2 लिखना है, 2 में 1 जोड़ करके 3 लिखना है। ये नीचे की साइड इस तरीके से आगे क्रमशः वैसे ही बढ़ाता गया। यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे 11 लिख करके और यहाँ पे 12 लिख करके और इसे ड्रैग किया तो भी ये समझ जाएगा कि हमें लिखना क्या है। अब एक बार और समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और 2, उसके बाद से नीचे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ड्रैग किया ये, और उसके बाद से यहाँ पे 11 और 12 लिखा तो फिर ड्रैग किया। उसके बाद से अगर मान लीजिए कि इसके साथ साथ इधर भी मैंने ड्रैग किया तो ये आप देख सकते हैं एक्सेल समझ चुका है कि क्या हम लिखना चाहते हैं। अगर इस कंडीशन को आपको अप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, या बारीकी से लिखने को बोल दिया जाए, या मैन्युअली आप लिखेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। अब इतना काम करने के लिए आपको कम से कम 5-6 मिनट लग जाएगा, और हमने केवल 2 सेकंड में ये कर दिया। इसका मतलब एक्सेल बहुत ही स्मार्ट है। आप समझ सकते हैं कितना स्मार्ट है। हम क्या करना चाहते हैं, बस उसे हमें डायरेक्शन देना है, वो खुद पे खुद काम करता चला जाएगा। अब ये जो हमने लिखा है इसे कंट्रोल Z के माध्यम से हम फिर वापस कर लेते हैं। शॉर्टकट की के माध्यम से हमने वापस कर लिया, देख सकते हैं। शॉर्टकट की के बारे में और भी हमने डिटेल्स में बता रखा है, कंट्रोल A से लेकर कंट्रोल Z तक। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और
अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमें यहाँ पे लिखना है, टेबल लिखना है, टेबल का मतलब पहाड़ा लिखना है, जैसे 2 और यहाँ पे 4, बस इतना लिख करके और ड्रैग किया हमने, तो आप देख सकते हैं नीचे पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ मान लीजिए कि 4 का टेबल आपको लिखना है, तो केवल 4 का टेबल 2 लाइन में लिखना है आपको। 2 सेल में आपने लिख करके जैसे ही ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं ये पूरा 4 का टेबल लिख दिया है। यानी कि आपको बस केवल एक्सेल को 2 सेल में आपको 2 सेल का गैप बताना है आपको। ये एक्सेल खुद पे खुद समझ जाएगा कि आपको करना क्या है, बस 2 डायरेक्शन देना है 2 सेल के माध्यम से, ये खुद पे खुद समझ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का टेबल लिखा और उसके बाद ड्रैग किया, आप देख सकते हैं ये 10 का भी टेबल लिख दिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये चीज़ें केवल नंबर पे ही नहीं, ये चीज़ें टेक्स्ट पे भी काम करता है एक्सेल में। जैसे कि मुझे यहाँ पे संडे मंडे लिखना है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे संडे लिखा उसके बाद से ड्रैग किया तो एक्सेल समझ चुका है कि हमें लिखना क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से संडे से लेकर के और सैटरडे तक लिख दिया, बस ड्रैग किया हमने, ये लिख कर दे दिया। नीचे की साइड भी आप यही अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ केवल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जैसे कि SUN लिख दिया, उसके बाद ड्रैग किया तो भी ये शॉर्ट फॉर्म में लिख करके दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जनवरी फरवरी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जनवरी लिखा JNEARY, और इसको भी हम सेम उसी तरीके से ड्रैग कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्सेल को मैंने बस कमांड दिया जनवरी लिख करके, और अगला मंथ ये खुद ही बता दिया कि क्या पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ड्रैग करते ही अगला मंथ भी ये बता दिया कि क्या पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मैंने JAN केवल लिख दिया, उसके बाद ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख करके हमें दे दिया। ये जो है कि कुछ एक्सेल की कमांड होता है जिसे कि हमें देना पड़ता है, जिससे कि एक्सेल अपने आप खुद पे खुद समझ जाता है कि मुझे एक्सेल में करना क्या है। फिलहाल हम इन सबको रब करते हैं और इरेज करते हैं इस मैटर को। तो सबसे पहले सेलेक्ट डाल करेंगे Ctrl+A की मदद से, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे, इससे सारा इरेज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो कुछ छोटा सा हम यहाँ पे डेटा लेकर के डेटा एंट्री कर करके होम टैब के कुछ फीचर के बारे में भी बता देता हूँ आपको, जिसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ टाइप करेंगे नेम, उसके बाद जो है कि यहाँ पे हिंदी लिखेंगे क्योंकि हिंदी का एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद जो है कि यहाँ पे इंग्लिश लिख लेंगे, उसके बाद जो है कि मैथ लिख लेंगे। मैं टैब बटन का यूज़ करके आगे जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं टैब बटन का यूज़ करते ही अगले सेल में आ गया हूँ। जो है कि अगला सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे। तो मैंने केवल 4 ही सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ कंप्यूटर। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पे नेम लिख लेंगे कुछ, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया सोनू, उसके बाद नीचे टाइप कर दिया मोनू, उसके बाद नीचे टाइप कर दिया कृष्णा, और उसके बाद जो है कि नेहा, अब उसके बाद जो है कि कंचन। तो यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट का नाम ले लिया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हिंदी में उनका जो मार्क मिला है, जैसे सोनू का कितना मिला वो मार्क हम यहाँ पे फिल करेंगे, कितना नंबर मिला। जैसे सोनू का है 87 नंबर हिंदी में मिला है, और मोनू का जो है कि 75 नंबर मिला है, कृष्णा का 87 नंबर मिला है, नेहा का 95 नंबर मिला है, कंचन का 88 नंबर मिला है। एरो बटन का यूज करके आप ऊपर नीचे दाएं बाएं जा सकते हो, जैसा कि मैं फटाफट इन सभी का नंबर अंक लिख लेता हूँ। फटाफट से इन सभी का नंबर भर देते हैं।
मैंने नंबर भर लिया है और यहाँ पे टोटल अंक लाने के लिए यहाँ पे जो है कि हम टोटल लिख लेंगे, टोटल निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन सभी का टोटल निकालना है मुझे। तो एक्सेल में जो भी फार्मूला आप यूज करेंगे, सबसे पहले बराबर का यूज करेंगे। बिना बराबर लगाए फार्मूला काम नहीं करेगा। बराबर लगाने के बाद आपको इस सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस करना है, उसके बाद इस सेल पे क्लिक करना है, प्लस करना है, उसके बाद इस सेल पे क्लिक करना है, प्लस करना है, फिर नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एंटर बटन दबा देना है। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे इन सब का सम निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। अब एक चीज़ और आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है और फार्मूला जो है कि फार्मूला बार में दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने सोनू का निकाल लिया। हम नेक्स्ट स्टूडेंट की मोनू की निकालना है तो हम इसी फार्मूला के फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे टाइम वेस्ट होंगे हमारे। लेकिन इसलिए एक्सेल में एक ऑप्शन ये यूज़ करने के लिए दिया है। जैसे ही हम डार्क करेंगे सबका टोटल निकल करके आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबका टोटल निकल कर आ गया। मतलब कि आप एक बार अप्लाई कर दिए वो फार्मूला, उसके बाद से अगर सेम रिपीट करना है तो आपको बार बार फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फार्मूला यूज़ कीजिए, उसके बाद नीचे डार्क कर दीजिए, फिर आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसके अंदर डेटा को लिखना होता है। टोटल निकालने का एक और फार्मूला है, यानी कि सभी का टोटल अगर निकालना है इन सब का तो एक और फार्मूला है। अब उस फार्मूले को भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए तो हमने एक एक सेल को जोड़ा था, हमने प्लस का करके उसके बाद से एक एक सेल को प्लस किया था हमने। अब इसके लिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं और उस फार्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले किसी भी फार्मूला का यूज़ करने के लिए बराबर का हमें यूज़ करना है। बराबर का यूज़ करने के बाद अब जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है, इसके अंदर आपको टाइप करना है सम। इसके बाद टैब बटन को दबा करके सम का फार्मूला एक्टिव कर लेना है। एक्सेल में सम का मतलब होता है जोड़ना। उसके बाद से नंबर 1 पूछ रहा है। नंबर 1 में सभी सेल को आपको बता देना है, यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ तक हमें सम करना है तो इन सभी को सेल का जो है कि एड्रेस बता देना है। जैसे कि डार्क करके हमने जैसे किया है, आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप बता सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद से एंटर बटन प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल निकल करके यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूला बार में सम का फार्मूला दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद से हम वही तरीका अपनाएंगे, यहाँ से पकड़ करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सारे सेल में ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं सभी में सम का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। एक्सेल में सम का मतलब होता है जोड़ना। अगर आपको घटाना हो तो वो भी आप सीख लीजिए। सबसे पहले आप लगाएंगे बराबर का निशान। अगर आपको इसमें से इसको माइनस करना है तो सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद माइनस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद से इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं ये इसमें से लेकर के इसमें माइनस कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला बार में दिखा दिया है सेल का एड्रेस, क्या सेल है, उसके बाद से किस सेल को हमने माइनस किया है। जैसे हमने G2 में से यहाँ पे दिखा रहा है G2 में से F2 को माइनस किया है। यहाँ पे देख सकते हैं G2 में से F2 को माइनस किया है तो यहाँ पे उसका टोटल निकल करके आ गया है। इसी तरीके से आप गुणे का भी यूज़ कर सकते हो। गुणा का यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे किसी भी फार्मूला का यूज़ करने के लिए। सबसे पहले अगर इसको और हमें इसको लेकर के मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टार का निशान लगाएंगे। स्टार के सिंबल को ही गुणा बोला जाता है। उसके बाद से इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसी तरीके से हमें इस वाले संख्या में इस संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले आप सब जैसे जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी फार्मूला का यूज़ करने के लिए बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद से इस संख्या में हमें इससे भाग देना है तो इस संख्या पे क्लिक करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से भाग वाला सिंबल लगाएंगे। ये जो है कि अवलिक का ऑप्शन को ही भाग बोला जाता है इसमें। उसके बाद जो है कि इससे भाग देना है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं रिजल्ट निकल करके यहाँ पे आ गया है। तो हमने जोड़ करना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख लिया है।
अब इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद जो है कि ये होम टैब में जो फॉन्ट वाला ऑप्शन दिया है और ये अलाइनमेंट वाला दिया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फॉन्ट वाला भी और ये अलाइनमेंट वाला भी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो एक एक करके हम चलिए जानते हैं। अब इसे अप्लाई करने के लिए आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे ये चीज़ें उसी में बस अप्लाई होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। अब थोड़ा सा आपको बोल्ड करना है, आपको थोड़ा सा मोटा दिखाना है, बोल्ड करना है, तो आपको बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही देख सकते हैं बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। जिस भी आपको फॉन्ट में रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर करके उसके बाद से बढ़ा सकते हो इसका साइज, और यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज घटा भी सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक करके साइज को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको रखना है। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, जैसे ही मैंने साइज बढ़ाया यहाँ पे सारे नेम में, जैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हिंदी में भी, नेम में भी, इंग्लिश में भी, ये सारे में जो है कि छिप रहा है, थोड़ा सा छिप रहा है, जो भी है ENG के बाद से छिप रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपको जो भी सेल की साइज बढ़ानी है आप उस पर क्लिक कीजिए और इस कॉलम को बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, या ऐसे आप ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये चीज़ें। अभी इसका साइज छोटा ही रखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। इसे छोटा कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है, तिरछा करना है, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इटैलिक हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको स्टाइलिश लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो अंडरलाइन भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसे इस फॉन्ट को अप्लाई नहीं करना है आपको, तो इसे हटाने के लिए, जैसे अंडरलाइन हटाना है तो इस पर आपको क्लिक करना है, इटैलिक नहीं करना है तो इस पर क्लिक करना है, आपको बोल्ड नहीं करना है तो इस पर क्लिक करना है फिर से वापस, तो ये फिर से वैसे हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो बॉर्डर दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं जब भी इस डेटा में हमें बॉर्डर लगाना है तो हम इस बॉर्डर का यूज़ करते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आइए इसका यूज़ समझते हैं। जैसे आपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, या ऑल बॉर्डर देख सकते हैं आप, बॉर्डर लग चुका है। ज़्यादातर ऑल बॉर्डर का ही यूज होता है। अब अगला है ये फिल कलर, ये बैकग्राउंड में फिल होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिल करना है, मान लीजिए, तो आपको इतना सेलेक्ट करना है, उसके बाद से इस पर क्लिक कर देना है। जो भी आपको कलर लेना है, जैसे येलो लेना है, ग्रीन लेना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं ये फिल हो गया। आपको चेंज करना है, मान लीजिए येलो लेना है तो येलो पे आप क्लिक कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट का कलर बदलना है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप टेक्स्ट का जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है आप उस पर क्लिक कीजिए, जिससे टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब अगला जो भाग है अलाइनमेंट, ये जो डेटा लिखा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है, इसका अलाइनमेंट आप कर सकते हो। जैसा कि ये इंग्लिश लिखा है, इसे मिडिल में करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जैसे कि आप देख सकते हैं मिडिल में हो गया है। अगर बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अगर टॉप में चाहिए तो इस तरीके से क्लिक करेंगे, आप टॉप में चला जाएगा। अगर बटन में चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये बटन में आ जाएगा। अगर लेफ्ट बटन में चाहिए तो इस तरीके से आएगा, राइट बटन में चाहिए तो इस तरीके से आएगा। अगर सभी को एक साथ चाहिए तो आप यहाँ पे सभी को एक साथ क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद से सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कीजिए। बिल्कुल देख सकते हैं आप सेंटर में हो गया है। अगर टॉप में चाहिए तो आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक कीजिए, देख सकते हैं आप टॉप में हो गया। अगर बटन में चाहिए, बटन में हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो सेंटर पे क्लिक कीजिए, और इन दोनों के बीच में भी बिल्कुल सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सेंटर में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको जिस भी एंगल में घुमाना है आप उस एंगल पे क्लिक कर देंगे, आप देख सकते हैं उस एंगल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं।
जिस भी एंगल में आपको घुमाना है उस एंगल पे आप क्लिक कर दीजिए, उस एंगल में हो जाएगा। बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आपको जिस पे भी क्लिक करके रखना है आप क्लिक करके रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर पहले की तरह आपको रखना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, दोबारा से वो पहले की तरह हो जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से ये पहले जैसे सेल को करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, जिससे ये पहले जैसा हो जाएगा। या आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी घटा भी सकते हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपको बिल्कुल पहले जैसे डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले जैसा बराबर हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टेप की, रैप टेक्स्ट का। इस रैप टेक्स्ट का बहुत ही यूज़ है, बहुत बढ़िया यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपका टेक्स्ट बहुत ही बड़ा है और एक ही सेल में नहीं आ रहा है तो उस टेक्स्ट को आप नीचे भी कर सकते हो, और जैसे एग्जांपल की मदद से आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है आपको। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना ही नाम लिखा, अशोक कुमार, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इस सेल से बाहर चला गया है, और इस रैप टेक्स्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं एक में आ गया है। उसके वजह से अपने अकॉर्डिंग साइज बढ़ा घटा सकते हैं, और सेंटर में लाना है सेंटर में क्लिक करके ला लेंगे, देख सकते हैं आप। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप। वैसे आप इस ऑप्शन का यूज शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ मैंने कृष्ण कुमार लिखा, ये थोड़ा सा बाहर हो गया, तो आप इसे यहाँ पे कृष्ण लिख करके ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आप नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आप केवल एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में आप चले जाएंगे, उस सेल में नहीं एंट्री होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का, मर्ज एंड सेंटर का। इसका यूज होता है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से, दो सेलों को एक में ऐड करने के लिए या मर्ज करने के लिए। जैसा कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया और उस पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं एक ही सेल बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद से जहाँ मर्ज एंड सेंटर अप्लाई है एक ही सेल बनी हुई है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल इसका लिख करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें सर्टिफिकेट लिखा, और उसके बाद से इसमें कलर फिल कर दिया, उसके बाद साइज बढ़ा लेता हूँ। देख सकते हैं आप ये एक ही सेल में एंट्री हो चुकी है। तो मर्ज एंड सेंटर का भी यूज आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश के बाद या इंग्लिश के पहले आपको कोई और सब्जेक्ट लिखना था और आप भूल गए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस सेल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद से यहाँ पे इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद से राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद इंसर्ट पे आ जाइए। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब आप जो है कि इसके अंदर जो भी आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं जो छूट गया था आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से इस कॉलम को डिलीट करना है, तो सबसे पहले इस कॉलम को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद से राइट बटन को क्लिक कीजिए माउस के माध्यम से, और उसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें कभी कभी बीच में या लास्ट में जो है कि रो इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे यहाँ पे मुझे रो इंसर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट करेंगे, आप देख सकते हैं और रो इंसर्ट यहाँ पे हो चुका है। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो सेम इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से राइट बटन क्लिक करेंगे माउस के माध्यम से, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करेंगे, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों कॉपी पेस्ट का भी समझ लेते हैं। एक सेल को कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करने के बारे में भी समझ लेते हैं, नकल बनाने की समझ लेते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि कॉपी करके मुझे इस वाले सीट पे लेकर के आना है, तो सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इस वाले कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम शॉर्टकट की के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी होता है कॉपी का। जैसे ही आप कॉपी करेंगे आप देख सकते हैं थोड़ी सी ब्लैंक करने लगा। उसके बाद से हम अपनी सीट पर जाएंगे और यहाँ पे ला करके इसका कॉपी बनाने के लिए पेस्ट करेंगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो गया है। यहाँ पे भी एक कॉपी बन गया है, एक कॉपी यहाँ पे भी है और इसका कॉपी सेम कॉपी यहाँ पे भी आ गया है। इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट समझ लिए हैं। एक बार और समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक डेटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद कॉपी किया, और इसी के बगल में यहाँ पे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पे भी एक कॉपी बन गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यहाँ से हटा करके और यहाँ पे ला करके रखना है, जैसे मूव करना है। इस डेटा को फिर से आगे से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, कंट्रोल एक्स की मदद से भी आप कट कर सकते हैं
और यहाँ पे ला करके कंट्रोल V करेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया, उसके बाद से मूव हो गया है, मतलब यहाँ से डेटा हट करके यहाँ पे मूव हो गया है। मुझे आशा है कि कट कॉपी पेस्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। मुझे अगर इसमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन पूछ लिया, किस लोकेशन पे आपका फ़ोटो है। मान लीजिए कि हमारा डेस्कटॉप लोकेशन पे फ़ोटो है, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद से देख सकते हैं आ गया है। हम इसे छोटा साइज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग इस पिक्चर को। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए हैं। अगर इसका हमें स्टाइल भी चेंज करना है तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट के माध्यम से स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इसका। इसके बाद जो है कि आप यहाँ से शेप भी इंसर्ट कर सकते हो, क्लिप आर्ट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, पेज लेआउट के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए पेज का हमें साइज जो है कि लैंडस्केप में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है, तो यहाँ पे उसके माध्यम से रख सकते हैं जो भी प्रिंट प्रीव्यू में आएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपको लेटा हुआ पेज को प्रिंट करना है तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, और खड़ा हुआ पेज को प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह आपको साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है कि A4 साइज पे क्लिक कर देना है। A4 साइज आपको लेनी है क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर डिमांड A4 साइज का ही है। A4 साइज का ही पेपर ज़्यादातर आते हैं। जब आप A4 साइज पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करेंगे, उसके बाद सेट करके, तो आपका जो डेटा बना हुआ है उस बिल्कुल सेट होकर के प्रिंट हो जाएगा A4 साइज पेपर पे। प्रिंट करने के लिए ऑफिस कमांड पे जाना है, उसका प्रिंट ऑप्शन पे जाना है और प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। पहले प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं प्रिंट, इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में आपका डेटा प्रिंट होने के बाद से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप प्रिंट पे क्लिक करके इस डेटा को प्रिंट कर सकते हो। फिलहाल मुझे इस डेटा को प्रिंट नहीं करना है तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में ही बेसिक ही बिल्कुल बताया है, जो कि एक्सेल के बिल्कुल शुरुआती दिनों में आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको जो भी मैंने ये जानकारी दी है बिल्कुल समझ आ गया होगा। एक्सेल को पूरी तरीके से सीखना है, पूरी तरह से एक एक ऑप्शन को समझना है एग्जाम्पल के साथ में। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है आपको, जो भी ऑप्शन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए कंप्यूटर नॉलेज विद अशोक चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी प्राप्त हो सके। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा।